Hello children, today we are going to continue this chapter, that is reading this chapter 1, that is resources and development। तो मैंने जो चैप्टर था पिछले वीडियो से पढ़ना शुरू किया था, लेकिन जो पिछली वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाया था तो वहाँ पे मुझे कोई स्टूडेंट्स से ये फीडबैक आया था कि जो आवाज़ है वो उतना क्लियरली नहीं आ रहा है, यानी कि जो मैं बोल रही हूँ उतना क्लियरली नहीं आ रहा है। तो इसलिए आज मैंने जो वीडियो तैयार किया है ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से कर रही हूँ। तुम्हें दिख रहा होगा वहाँ पे तुम्हें स्क्रीन में क्या दिख रहा है, तो स्क्रीन में तुम्हें अभी दिख रहा होगा कि मैंने वहाँ पे टेक्स्ट बुक का जो पेज है वो दिखाया हुआ है। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, यानी कि मैं आस करती हूँ कि इस तरीके से पढ़ाने पर तुम्हें जो मैं बोल रही हूँ वो सुनाई देगा, और जब सुनाई देगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में भी आएगा, क्योंकि सुनाई नहीं देगा तो समझना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। तो इसीलिए मैंने ये अल्टरनेटिव यानी कि ये विकल्प अपनाया है, स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू मैं अभी तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें मैंने पिछले वीडियो में बताया था रिसोर्सेज क्या है। तो वहाँ पे हमने जाना था कि रिसोर्सेज वो चीज़ें जो हमारे कहाँ पे मिलते हैं, तो हमें इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं और उन चीज़ों की मदद से हम अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल करते हैं। और हमने ये भी जाना था साथ में कि ये जो चीज़ है जिसकी मदद से हम अपनी ज़रूरतों को फुलफ़िल कर रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, तो उसको टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो मैंने बोला था कि वो हमारे पहुँच में होना चाहिए, यानी कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए जिसकी मदद से हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। ऐसे दूसरे में हमने पढ़ा था कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। तो इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब वो जो चीज़ है जिसमें हम इन्वेस्ट करके जो वो उसमें खर्चा करके हम उसका क्या हो आखिर में हमको उससे प्रॉफिट हो। और तीसरा जो बोला है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो हमारा जो अलग अलग जगह में हम रहते हैं तो अलग अलग संस्कृति होता है, तो उस संस्कृति के खिलाफ भी वो रिसोर्स नहीं होना चाहिए। तो उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि ये जो ह्यूमन बींग्स है वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, तो नेचर के साथ। और नेचर के साथ इंटरेक्ट करते वक्त वो किसका प्रयोग करता है, तो हमने पढ़ा था कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते साथ में वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, यानी कि जो आर्थिक विकास का रफ्तार को बढ़ाने के लिए, यानी कि एक्सेलरेट करने के लिए, यानी कि रफ्तार को बढ़ाने के लिए वो क्या बनाता है, तो हमने पढ़ा था कि वो इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करता है। तो ऐसे करके हमने ये भी पढ़ा पिछले वीडियो में कि ये जो रिसोर्सेस है वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर नहीं है, यानी कि वो मुफ्त का सामान नहीं है जो हमें प्रकृति से मिलता है। याद रखो वो मुफ्त का सामान नहीं है। वो क्या है, तो हमने पढ़ा था कि वो एक फंक्शन है किसका, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। तो ऐसे करके आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में। और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल ही रहा है बुक में, जो मैंने अभी जूम इन किया तो वहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि 4 बेसिस है, यानी कि 4 आधार है जिसके ऊपर हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करने वाले हैं। और यहाँ पे तुम्हें आज हम इस वीडियो में सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे, वो है ए और बी। सी और डी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो नीचे में तुम्हारा फिगर 1.2 जो तुम्हें अभी स्क्रीन में दिख रहा है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते, उसी पे चर्चा कर लेते। तो यहाँ पे फिगर 1.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स दिया हुआ है। तो वहाँ पे रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है 2 हिस्सों में। सबसे पहला इधर पे दिख रहा है तुम्हें नेचुरल, और इस तरफ में तुम्हें दिख रहा है ह्यूमन। तो लेफ्ट साइड में नेचुरल दिखा है और राइट साइड में ह्यूमन। तो नेचुरल रिसोर्स कहने पर ऑटोमेटिकली ऐसे रिसोर्स जो प्राकृतिक है, और ह्यूमन रिसोर्स कहने पर तुम्हें याद रखना होगा कि यहाँ पे मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ, और साथ ही में मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कहने पर ह्यूमन बींग्स भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, और साथ में जाके वो चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं वो भी ह्यूमन रिसोर्स का ही हिस्सा है। अब यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं 2 हिस्सों में, वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब यहाँ पे याद रखो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हो गए जिसको तुम्हें बनाने में उतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वो बन जाएगा। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको बनने में कुछ ज़्यादा समय लगेगा, यानी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ऐसे करके उसमें समय ज़्यादा लगेगा। ऐसे करके जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वहाँ पे तुम्हें दिख रहा है उसको हम विभाजित किए 2 हिस्सों में, एक है कॉन्टिन्यूस फ्लो और दूसरे साइड है बायोलॉजिकल। अब जो कॉन्टिन्यूस फ्लो है तो वहाँ पे तुम्हें समझना है कि कॉन्टिन्यूस नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो तुम्हारे इर्द गिर्द हर समय मौजूद है, जैसे कि हवा। और फ्लो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो कि मूव करते रहते हैं, जैसे कि मान लो एग्जांपल जो नदी में जो पानी है वो नदी का पानी क्या करता है, बहता रहता है। तो ये तुम फ्लो रिसोर्स के एग्जाम्पल में ले सकते हो। ऐसे करके एक दूसरे साइड में जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है उसको हमने क्लासीफाई कर रखा है किसमें, तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ नाम का चैप्टर एक मैंने तुम्हें क्लास 9 में पढ़ाया था, तुम्हें अभी याद होगा, जो मैंने ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस ऐसे करके 2 थॉर्न फॉरेस्ट वगैरह करके मैंने तुम्हें ये जो वेजिटेशन के बारे में नेचुरल वेजिटेशन पढ़ाया था। और वैसे करके मैंने तुम्हें वाइल्ड लाइफ के बारे में भी पिछले मतलब जो क्लास में
पढ़ाया था। तो यहाँ पे याद रखो बायोलॉजिकल रिसोर्स दो टाइप्स के होते हैं, क्या क्या, नेचुरल, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। उसके बाद जाके इधर पे तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि जिसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, यानी बहुत लंबा समय लग रहा है, इसको हम दो हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक है रिसाइक्लेबल और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल। तो यहाँ पे याद रखना है कि रिसाइकल ऐसा चीज़, जब हम रिसाइकल करने की बात करते हैं तो उस चीज़ को हम फिर से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो यहाँ रिसाइक्लेबल कहने पर ऐसे चीज़ें जिसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रूप को चेंज करके, लेकिन वो सामान जो है वो सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है मेटल्स, तो मेटल्स का मान लो हम क्या किए, हमने आयरन बनाया, तो आयरन जो है मतलब आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट किया, तो आयरन से हमने कोई चीज़ बनाया, लेकिन बाद में जाके वो पुराना होने पर हम क्या करते हैं, उसको आयरन का जो सामान है उसको हम स्क्रैप में दे देते। तो स्क्रैप में देने पर वो क्या होता है, बाद में जाके फिर से वो रिसाइकल होकर कोई नया पदार्थ बन के बाद में मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये मेटल्स क्या है, तो याद रखो मेटल्स रिसाइक्लेबल है। अब दूसरे साइड में देखोगे तो नॉन रिसाइक्लेबल के बारे में लिखा गया है। तो नॉन रिसाइक्लेबल जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो ऐसे रिसोर्सेस है जहाँ यहाँ एग्जाम्पल में फॉसिल फ्यूल्स दिया गया है। जैसे कि मैं बोलूँ एग्जाम्पल तुम्हें कोयले का, तो यानी कोल जो है, जो कोल है यानी कि कोयला है, वो क्या है, अगर तुम उसको जला लोगे तो जलाने पर वो क्या बनेगा, तो ऑटोमेटिकली इट टर्न्स इनटू ऐश, यानी कि राख बन जाएगा। अब इस राख को तुम फिर से कोयले में बदल पाओगे क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये क्या है, ये नॉन रिसाइक्लेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो याद रखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दो किस्म के होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कितने किस्म के होते हैं, दो, क्या क्या, तो रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में हमने अभी बोला मेटल्स, और नॉन रिसाइक्लेबल में फॉसिल फ्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। अब इस तरफ में जो तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स है, यहाँ पे जो ह्यूमन ऊपर लिखा हुआ है, तो अगर मैं बोल रही हूँ तो ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन बींग्स आते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, हमारी ज़रूरत मतलब जो ह्यूमन बींग्स का ज़रूरत है उसको फुलफिल करने में ह्यूमन बींग्स भी मदद करते हैं। जैसे कि अभी तुम लोग भी ह्यूमन्स हो, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो ऐसे करके अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यू आर लर्निंग, तो हु इज़ हेल्पिंग यू, सो हु इज़ हेल्पिंग इज टू यू टू लर्न इट। तो ये जो जियोग्राफी को पढ़ने में समझने में तुम्हें कौन मदद कर रहा है, तो मैं इस मदद कर रही हूँ, और मैं भी तो एक ह्यूमन बींग हूँ। तो ऐसे करके तुम्हारा ये जो ज़रूरत है पढ़ने का, सीखने का, लर्न करने का, तो इसको फुलफिल करने के लिए तुम्हें किसकी मदद चाहिए, तो टीचर्स की मदद चाहिए। तो ये जो टीचर्स है वो भी क्या है तुम्हारे, तो ह्यूमन रिसोर्स है। तो याद रखो ये बात। और ऐसे करके तो तुम अभी हो सकता है तुम लैपटॉप का यूज़ करते हो, या फिर हो सकता है स्मार्टफोन का यूज़ करते हो, या फिर तुम कोई भी दूसरा गैजेट का यूज़ करते हो इस्तेमाल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, तुम्हारे ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया है। तो ऐसे करके ये मैन मेड रिसोर्सेज के अंडर में आएगा। तो अब यहाँ पे बोला गया ह्यूमन रिसोर्स को हम दो हिस्सों में विभाजित करें। एक स्ट्रक्चर्स यानी कि जो सोसाइटी वगैरह ले सकती है स्ट्रक्चर्स में, और इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह ह्यूमन बींग्स जो बनाते हैं। और दूसरे साइड में दिया गया है क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वांटिटी कहने पर ऑटोमेटिकली नंबर्स, कितना मात्रा में वो चीज़ है, और क्वालिटी कहने पर उसका जो क्वालिटी यानी उसका स्टैंडर्ड कैसा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बींग्स का भी क्या होता है, उनका भी क्वांटिटी होता है। जैसे कि हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के मामले में चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है, तो ये तुमको पता है। ऐसे करके हम नहीं कह सकते कि हमारा जो इंडिया का क्वालिटी है यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी है उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है, उतना ज़्यादा हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल नहीं है। तो जब हमारा लिटरेसी लेवल अच्छा होगा, हमारा जब देश में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छा होगा, तो तब जाके ह्यूमन बींग्स क्या होंगे, हमारे ह्यूमन बींग्स का लाइफ एक्सपीरियंसी यानी कि लाइफ एक्सपीरियंसी कहने पर याद रखो कि कितने उम्र तक कोई जीता है उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसी। यानी कि वो अंदाज हम लगाते हैं कोई बच्चे के जन्म के वक्त की इतनी उम्र तक वो जिएगा। तो ये हम एवरेज जो देश का जो एवरेज कोई कितने लोग कितना उम्र तक जीते उसके अनुसार ही एवरेज लगाते हैं। तो ये जो लाइफ एक्सपीरियंसी है उसके हिसाब से भी हम पता चल जाएगा कि कोई देश कितना जैसे कि एडवांस वगैरह है, यानी कि उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कितना अच्छा है। तो ऐसे करके ह्यूमन रिसोर्स तभी एक इंसान अच्छा बन पाएगा जब उसको हेल्थ केयर का फैसिलिटीज़ हम देंगे, यानी कि अच्छा हेल्दी रहने के लिए मदद करेंगे। ऐसे करके एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उसको नॉलेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो तब जाके कोई ह्यूमन क्या बन पाएगा, एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बन पाएगा। तो ह्यूमन बींग्स का भी क्या होता है, क्वांटिटी तो होता ही है, साथ में जाके उसका क्वालिटी भी होता है। क्वालिटी यानी कि उसका स्टैंडर्ड, यानी कि कोई ह्यूमन बींग कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ तक याद रखना है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बारे में। तो यहाँ पे उत्पत्ति के अनुसार हम
रिसोर्सेज को दो हिस्सों में बांट रहे हैं, वो है बायोटिक और अबायोटिक। तो यहाँ पीछे देखते हैं पेज को मोड़ के। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिसोर्सेज में तुम्हें दिख रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जिसको तुम्हें क्या होता है, तो ये तुम्हें बायोस्फीयर से मिलता है। तो वहाँ तुम्हें बुक में दिख रहा है, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। तो याद रखो कि ये जो बायोटिक रिसोर्सेस है वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो बायोस्फीयर से मिलेगा। तो बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर एक नैरो लेयर ऑफ क्या है, थिन लेयर ऑफ लेयर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो ये तुम्हारे जो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये सब के मिलने के साथ ये बनता है। तो यहाँ पे याद रखो बायोस्फीयर वो लेयर है जिसमें तुम्हारा लाइफ एग्जिस्ट करता है, यानी लाइफ थ्राइव करता है। तो यहाँ पे बोला गया ह्यूमन बींग्स किसके एग्जाम्पल्स है, तो बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। ऐसे करके फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, ये सब तुम्हारी किसके एग्जाम्पल्स है, तो ये बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या है, लाइफ है। तो यहाँ पे फ्लोरा फौना तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, जो क्लास 9 के बुक में पढ़ा था। फ्लोरा कहने पर क्या हमने बोला था, तो प्लांट किंगडम की बात करें, फौना कहने पर एनिमल किंगडम की, ऐसे करके फिशरीज़ कहने पर फिश स्टॉक की बात करें, लाइफ स्टॉक कहने पर हम बात करें जैसे मवेशी जो हम पालते हैं इसकी हम बात कर रहे हैं। अब जाके जो अबायोटिक रिसोर्सेज है वहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी उसको हम क्या कहते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि रॉक्स और मेटल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, रॉक्स और मेटल्स का एग्जांपल दिया गया है। और तो अभी यहाँ पे याद रखना है तुमको कि रिसोर्सेज जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, यानी उसकी उत्पत्ति के अनुसार हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक है तुम्हारा बायोटिक और दूसरा है तुम्हारा अबायोटिक। तो बायोटिक में क्या है, लाइफ है, और अबायोटिक में लाइफ नहीं है। ऐसे करके जो दूसरा मतलब क्राइटेरिया, यानी दूसरा जो बेसिस है जिसके आधार पे हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर रहे हैं, वो तुम्हारा रिन्यूएबल, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, और वो दो रिसोर्सेज के टाइप से रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे याद रखो सेकेंड बेसिस, यानी दूसरा आधार जिसके बेसिस पे, यानी कि जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर रहे हैं, वो क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है उसका क्षमता, मतलब कितना, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, कितना लंबा समय में ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसको बनने में कितना समय लगेगा, इसके आधार पे जब कोई चीज़ एग्जॉस्ट होता है तो ख़त्म हो जाता है। तो इसी के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को अभी क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ये जो इस आधार पे तुम्हें देखने को मिल रहा है बुक में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिखा गया है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिखा गया है। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिसेबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे याद रखो कि ऐसे रिसोर्सेज जिसको तुम रिन्यू कर सको, यानी फिर से बना सको, फिर से रिप्रोड्यूस कर सको, कि कौन से प्रोसेस से, तो फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से, या फिर मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। कौन कौन से प्रोसेस, फिजिकल, केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल या फिर रिप्लेनिसेबल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में तुम्हें वहाँ दिख रहा है, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। तो ये जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट लाइफ, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा को बनने में हज़ारों साल नहीं लगते। जैसे कि अगर तुम्हारे घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो जैसे सूरज उगता है तो उसके बाद क्या करता है सोलर पैनल्स, उसको तुम्हारा हो सकता है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, या फिर हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा सनलाइट को। ऐसे करके जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या है, विंड मिल है। तो विंड मिल की मदद से हम विंड एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में। ऐसे करके जो ये जो वाटर है वो क्या है, तुम्हारा वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसको बनने में हज़ारों साल नहीं लगते। ये जो वाटर है, वो जो वाटर साइकिल का तुमने पढ़ा ही होगा, तो वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है उसकी वजह से वो लगातार बनता ही रहता है। ऐसे करके फॉरेस्ट में, अगर तुम फॉरेस्ट की बात करो, तो कोई एरिया में अगर तुम बहुत सारे पेड़ लगाओगे तो कुछ सालों बाद वहाँ पे क्या बन जाएगा, जंगल बन जाएगा। लेकिन उसका देख रेख तुम्हें करना पड़ेगा, ये बात तो सही है। और वाइल्ड लाइफ भी, अगर बहुत सारे एनिमल्स तुम मतलब हंटिंग वगैरह नहीं करोगे, उसको वहाँ पे अच्छे से अच्छा हैबिटेट प्रोवाइड करोगे, नहीं उसको होम प्रोवाइड करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे अच्छे से प्रॉस्पर करेगा। तो यहाँ पे याद रखो कि ये जो सोलर एनर्जी है, यानी कि विंड एनर्जी है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इसको बनने में हज़ारों साल नहीं लगते, और इसको जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए ये क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाता है। तो अगर तुमने मान लो कोई जगह का फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट का वहाँ पे पेड़ काट लिया, तो तुम दूसरा पेड़ लगाओगे तो कुछ साल बाद वहाँ पे बड़ा सा एक वृक्ष बन जाएगा।
तो ऐसे करके बोला गया द रिन्यूएबल रिसोर्सेज मे फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूस और फ्लो। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इसको हम फिर से विभाजित कर सकते दो हिस्सों में, वो है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस और फ्लो, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था तुमको कि जो कॉन्टिन्यूस रिसोर्स होगा वो तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा मौजूद होगा, और जो फ्लो है जैसे कि मैंने बोला था तुम्हें, जैसे नदी में बहने वाला पानी। अब हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो ये तुम्हारा दूसरा टाइप ऑफ रिसोर्स है ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो बोला गया कि ऐसे जो रिसोर्सेस है ये ऑकर करता है ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, यानी कि ये बहुत ही लंबा समय में क्या होता है, बनने के लिए बहुत लंबा समय लगता है इसको। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेज। तो ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स में याद रखो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। उसके बाद बोला गया कि दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। तो याद रखो इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। तो यहाँ पे बोला गया इनमें से कोई यानी कि ये जो मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स की जो हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे याद रखना है कि जैसे कि मेटल्स है, जो मिनरल्स से मेटल्स ले लो एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम ले लिया हमने एग्जाम्पल, या गोल्ड ले लिया, या फिर कोई प्लेटिनम वगैरह ले लिया तो एग्जाम्पल में। तो ये जो मेटल्स है क्या है, रिसाइक्लेबल है। तो मैंने इसीलिए तुम्हें बोला जैसे कि कोई आयरन का सामान हम क्या करते हैं, स्क्रैप में देते हैं। ऐसे करके कॉपर से कोई चीज़ बनाए तो उसको भी स्क्रैप में दे सकते, तो उससे क्या होता है कोई नया सामान बन के फिर से हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि मान लो पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम हमने गाड़ी में डाला और उसके बाद हमने गाड़ी को चलाया, तो बाद में जाके हम फिर से उसको पेट्रोल बनाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है कि फॉसिल फ्यूल्स को हम रिसाइकल नहीं कर सकते, एक बार वो ख़त्म हो जाएगा। तो याद रखो कि मेटल्स क्या है, ये रिसाइक्लेबल है, जबकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है तुम्हारे, ये रिसाइकल नहीं किया जा सकता, और एक बार तुमने इस्तेमाल कर लिया तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इतना ही पढ़ेंगे आज। तो हमने आज देखा कि ये जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन में दो टाइप्स है, वो है बायोटिक और अबायोटिक, और हमने बोला बायोटिक में लाइफ है और अबायोटिक में लाइफ नहीं है। ऐसे करके ऑन द बेस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में मैंने बोला कि इसमें भी हम दो टाइप्स के रिसोर्सेज के बारे में पढ़े, वो है एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और हमने जाना कि ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इसको क्या होता है, ये इसको बनने में लंबा समय नहीं लगता, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ऐसे करके जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इसको बनने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और हमने जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको दो हिस्सों में क्लासीफाई किया, वो है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस और फ्लो। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, लेकिन उसका नाम क्या है, तो रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर टुडे चिल्ड्रन। आई होप the voice is clear and you have understood what I have explained, and if you have understood it then kindly give me your feedback whether the voice was clear or not. Otherwise I will continue in the previous manner, जैसे पहले जैसे पढ़ाते उसी तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें लगे कि ऐसे तरीके से पढ़ाने पर वॉइस और क्लियरली आ रहा है तो हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे ज़रूर अपना फीडबैक देना। थैंक यू।